हेलो दोस्तों। आज की कहानी गलती। दीदी, आपको लगता है शादी के घर में इतने महंगे और कांच के बर्तनों को निकालना सही होगा? ऐसा नहीं है कि ये मेरे मायके से आया है इसलिए कह रही हूँ, बल्कि भीड़ भाड़ वाले घर में अब कितना लोगों को रोकेंगे और कितना इन बर्तनों को बचाएंगे। अगर कहीं वो टूट गया तो पूरा सेट खराब हो जाएगा। ऊपर से मम्मी जी की बात अलग से सुननी पड़ेगी। इसके लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ। तृप्ति अपनी ननद विशाली से कहती है। वैशाली बोली, साफ साफ क्यों नहीं कहती हो कि तुम्हारे मायके से आया है इसलिए तुम इसे निकालना नहीं चाहती हो। माँ का डर तो तुम ऐसे दिखा रही हो जैसे अपनी सास से तुम्हें कितना ही डर लगता है। छोड़ो छोड़ो, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। डर क्या होता है वो तुम्हें मेरी सास को देखकर पता चलेगा। ना चाहते हुए भी अखिल यानी छोटे भाई की शादी में उनको बुलाना ही होगा। अब ना तो मैं खुलकर उनके सामने नाच पाऊंगी, ना ही अपनी खुशी दिखा पाऊंगी। तृप्ति बोली, दीदी, डर वहाँ होता है जहाँ आप गलती करते हैं। जब मैं गलती ही नहीं करूँगी तो सास हो या ननद, मुझे किस बात का डर होगा? और जब संयोगवश गलती हो जाए तो उसे मान लेने में क्या बुराई है? आखिर गलती से ही तो इंसान सीखता है। हाँ, गलत इंसान तब होता है जब गलती करने के बाद भी अपनी गलती को मानता नहीं है। वैशाली बोली, इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें मत किया करो। अगर तुम इतनी समझदार होती तो अखिल की शादी की जिम्मेदारी माँ मुझे ना देकर तुम्हें देती। अब रसोई जो फैली है उसे समेट दो। इतना कहकर वो बर्तनों को लेकर जाने लगी। तृप्ति बोली, दीदी, थोड़ी देर पहले जो आपने सबके साथ हल्दी खेली है वो रास्ते से अभी तक साफ नहीं हुआ है। आपने कहा था आप उसे साफ कर देंगी, तो थोड़ा संभल कर जाइएगा। वैशाली मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। जैसे ही वो आगे बढ़ी उसका पैर पानी पर फिसल गया। संयोगवश निखिल यानी उसका बड़ा भाई, उसने विशाली को संभाला, पर उसके हाथों से बर्तनों का सेट नीचे गिर गया। झन्न से आवाज आई। रसोई से तृप्ति बाहर निकली। बाकी के लोगों का ध्यान भी वैशाली की तरफ गया। बेचारी तृप्ति, उसका तो मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी माँ ने शादी में उसे कितना सुंदर डिनर सेट दिया था। उसने पूछा, दीदी, आप ठीक तो हैं? इतना कहकर तृप्ति बिखरे हुए बर्तनों को समेटने लगी। वैशाली के चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। जैसे ही उसने अपनी माँ सरला जी को आते देखा, वो तृप्ति से बोली, तृप्ति, माँ ने तुम्हें कई बार बोला है कि जब कोई जा रहा हो पीछे से टोकना नहीं चाहिए। देखा क्या हुआ, करवा दिया ना नुकसान। सरला जी आई और बोली, हाय हाय बहू, ये क्या हो गया? तुम्हें तो पता था ये कितना महंगा सेट था। आज तक हमने इसे इस्तेमाल नहीं किया। आखिर ये रसोई के ऊपर से नीचे उतारा किसने? विशाली बोली, माँ, ये तो तृप्ति ने उतारा था। सरला जी खूंखार शेरनी की तरह तृप्ति की तरफ देखी। निखिल समझ गया अब बात बढ़ेगी। उसने सबको कहा, कोई बात नहीं, चलिए तैयारी करते हैं। इतना कहते हुए वो सबको लेकर वहां से निकल गया। तृप्ति बोली, दीदी, एक तो आपने इतना बड़ा नुकसान करवा दिया, ऊपर से झूठ बोल रही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपने जानबूझकर ये किया, पर कम से कम अपनी गलती किसी और पर तो मत डालिए। सरला जी ने ना किसी की बात सुनी ना कुछ पूछी और तृप्ति पर चिल्लाने लगी, बहू, जब तुम जानती थी विशाली के हाथों में बर्तनों का बॉक्सा है तो तुमने पीछे से क्यों टोका? अरे, सामान तुम्हारे मायके से आया हो या इस घर का हो, नुकसान तो हमारे घर का हुआ। तृप्ति ने वैशाली की तरफ देखा। वैशाली के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, पर बड़ी आसानी से उसने झूठ में बदल दिया। फिर बोली, माँ, अब जो होना था वो तो हो गया। अब क्यों बात को बढ़ाना? नुकसान तो इस बेचारी का भी हुआ है, पर मैं तो भले के लिए ही सोची थी कि लड़की वालों के घर से कुछ लोग आ रहे हैं तो अच्छे बर्तन निकालती हूँ, पर मुझे क्या मालूम था कि ये टूट जाएगा। अब अगर तृप्ति का इतना ही नुकसान हो गया है तो आपके दामाद को मैं बोलूँगी कि नया सेट लाकर दे दे। सरला जी बोली, पागल हो गई हो क्या? क्या नुकसान की भरपाई हम दामाद से करवाएंगे? मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि आज तक इस सेट को हमने निकाला भी नहीं था। बहू तो कई बार कहती थी, पर मैं कहती थी नहीं, इतना महंगा सेट है, किसी अच्छे मौके पर निकालेंगे, और देखो क्या हो गया। बहू, जल्दी से जल्दी समेट लो। देखो अगर कुछ बचे हों तो उसे अच्छे से रख देना। इतना कहकर वो वैशाली के साथ चली गई। बेचारी तृप्ति गलत नहीं होते हुए भी अपने मायके की टूटी हुई धरोहर को समेटने लगी। तभी उधर से निखिल आया और बोला, तृप्ति, ध्यान से, कहीं तुम्हें लग न जाए। लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तृप्ति उसे आंखें दिखाती हुई बोली, ये आखिरी बार था।
जो मैं इस परिवार की इज्जत बचाने के लिए चुप रह गई। परंतु इसके बाद कभी भी आपकी बहन या आपकी माँ ने मुझे डराने या कि धमकाने की कोशिश की तो मैं पुलिस में चली जाऊंगी, क्योंकि जब मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे किसी भी बात का डर नहीं है। इतना कहकर तृप्ति वहाँ से जो अच्छे बर्तन थे उसे लेकर जाने लगी। निखिल बोला, अरे ये टूटे हुए कांच को कौन समेटेगा? सोच लो, फिर माँ आएंगी तो डांटेंगी, फिर न कहना। तृप्ति बोली, गलती आपकी बहन ने की और डरा मुझे रहे हैं। भूल जाओ पतिदेव, अपनी माँ के नाम से आप लोगों ने मुझे बहुत डरा लिया। अब मुझे किसी का डर नहीं है। और तृप्ति पुरानी बातों को भूलकर अखिल की शादी की तैयारियों में जुट गई। बारात निकलने को थी। सरला जी ने स्टेज पर लड़की को पहनाने के लिए अंगूठी जैसे ही तृप्ति को पकड़ाई, वैशाली धीरे से सरला जी को बोली, माँ, आप जानती हैं आपकी बहू कितनी लापरवाह है। फिर आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसे कैसे दे सकती हैं? सरला जी बोली, हाँ हाँ, तुम इसे अपने पास रख लो। इतने कहते हुए उन्होंने अंगूठी वैशाली को पकड़ा दी और उसने झट से पर्स में उसे रख लिया। तृप्ति सब समझती थी, परंतु घर का माहौल खराब ना हो इसलिए कई बार वो देखकर भी अनदेखा कर देती थी। सब निकलने की तैयारी करने लगे। तभी वैशाली के पति अक्षत जी बोले, वैशाली, ये कैसी लिपस्टिक लगाई हो? डार्क लिपस्टिक लगाओ, तुम पर जचती है। तभी तो देखो, तुम्हारे सामने सरहद जी भी फीकी लगती हैं। वैशाली मुस्कुराकर बोली, आप सब निकलिए, मैं अपनी लिपस्टिक का कलर बदल कर आती हूँ। इतना कहकर वो वॉशरूम में चली गई। सब बाहर निकल चुके थे। वैशाली अभी तक नहीं आई थी। निखिल और अक्षत आवाज़ लगा रहे थे। तभी अंदर से आवाज़ आई, हाँ हाँ, आ रही हूँ। पहले खुद कहते हैं लिपस्टिक का कलर बदलो, फिर परेशान करते हैं। इतना कहते हुए वैशाली गाड़ी में आकर बैठ गई और नाचते गाते बारात लड़की के दरवाजे तक पहुंची। अब समय आया जयमाल का। सरला जी तृप्ति से बोली, बहू, अंगूठी निकालो। तृप्ति बोली, कौन सी अंगूठी? वो बोली, हद करती हो, नहीं बहू के लिए अंगूठी जो लाई थी। तृप्ति बोली, पर मेरे पास कोई अंगूठी नहीं है। हर कोई तृप्ति से सवाल जवाब करने लगा, पर किसी को याद नहीं था कि अंगूठी वैशाली को दी गई थी, जो जल्दीबाजी में घर में ही भूल आई थी। निखिल धीरे से तृप्ति से बोला, अगर भूल से तुम भूल गई हो तो अपनी गलती मान लो। तृप्ति को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, जब मैंने कोई गलती नहीं की तो क्यों मान लूँ? आपकी माँ बहन के डर से? मानती हूँ वो मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं, मुझसे उम्र में बड़ी हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि बड़ों से कभी गलती हो ही नहीं सकती है। वो बोला, ठीक है तृप्ति, हो सकता है दीदी से ही गलती हुई होगी, पर सबके सामने गलती तुम मान लोगी तो तुम छोटी तो नहीं हो जाओगी। आखिर वो मेरी बहन है, सबके सामने मैं उसे गलत कैसे ठहरा सकता हूँ? तृप्ति बोली, आपकी यही बातें सुन सुनकर मैं पिछले कई सालों से जो गलती मैं नहीं भी करती थी उसे भी मान लेती थी, पर अब नहीं, क्योंकि अब मुझे किसी से डर नहीं लगता है। रिश्तों को संभालने और संवारने की जिम्मेदारी बस बहू की नहीं होती। आखिर कब तक डर के जीती रहेगी? तभी वैशाली आई और बोली, तृप्ति, इतना भी घमंड अच्छा नहीं होता है। अखिल की मंगनी का मौका है और लड़की वालों की नज़र हम पर है। दुल्हन की अंगूठी तुमने रखी थी और अगर ये बात मान लेती हैं तो क्या घट जाएगा? तृप्ति बोली, क्यों दीदी, हर बार बलि का बकरा बहू ही क्यों बनती है? अगर आपको आपके मायके की इतनी ही चिंता है तो ये भूल आप स्वीकार क्यों नहीं कर लेती हैं? वैशाली बोली, कहना क्या चाहती हो? तृप्ति बोली, जबकि मैंने देखा था कि माँ जी ने वो अंगूठी आपको दी थी और पूरे परिवार के सामने आप सबने बात को छुपाने के लिए मेरा नाम रख दिया। एक बार किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरी या मेरे माता पिता की क्या इज्जत रह जाएगी? थोड़ी देर में कमरे में और लोग भी जमा हो गए। वैशाली सकपकाते हुए बोली, मुझे दी थी? कब दी थी? निखिल बोले, दीदी, ये बार बार वहाँ भी आपका नाम ही ले रही थी। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। आपने अपने पर्स में चेक किया? वैशाली घबराकर बोली, वो पर्स तो मैंने घर पर ही छोड़ दिया। निखिल कुछ बोलते उससे पहले तृप्ति बोली, अब आगे एक शब्द मत बोलिए। पति परिवार हर किसी को बहू की ही गलती लगती है, क्या बेटी गलत नहीं हो सकती? तभी सरला जी कमरे में आई और बोली, मेरी तो उम्र हो गई है बहू, तुम्हें भी कुछ याद नहीं कि अंगूठी मैंने किसको दी थी? अगर अंगूठी नहीं मिली तो सगाई की रस्म कैसे पूरी होगी? तृप्ति बोली, आपने अंगूठी किसे दी? जब आपको यह बात याद नहीं तो आप मुझसे सवाल क्यों कर रही हैं? और जहाँ तक मंगनी की बात है, ये घर भी मेरा ही है, इसकी इज्जत रखनी अब मेरी जिम्मेदारी है। इतना कहकर वो स्टेज की तरफ चली गई।
सभी लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे, अपने चेहरे की परेशानियों को अपनी मुस्कुराहट में छुपाते हुए। तृप्ति ने धीरे से अपने हाथ की अंगूठी निकाली और थाल में डाल दी। थाली अपने देवर के आगे बढ़ाते हुए बोली, अपने रिश्ते की शुरुआत विश्वास पर कीजिएगा। परिवार के साथ साथ अपनी पत्नी पर भी भरोसा रखिएगा। डरा धमकाकर एक बार बात मनवाई जा सकती है, बार बार नहीं, क्योंकि हर बार गलती किसी एक की नहीं होती, ये भी याद रखिएगा। अखिल ने तृप्ति को अपनी अंगूठी निकालते हुए देख लिया था। वो मुस्कुराते हुए बोला, भाभी, आपने जीवन का एक बड़ा ही सुंदर अध्याय मुझे समझाया है। सबसे पहले पत्नी को सखा बनाऊंगा, तभी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाऊंगा। आपको वचन देता हूँ, और मेरे रहते कभी इसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तालियों की गड़गड़ाहट से अखिल ने अपनी होने वाली पत्नी के हाथों में अंगूठी पहनाई और रिश्ते की शुरुआत हुई। तृप्ति की सूझबूझ से मंगनी की रस्म पूरी हुई। सगे संबंधी सभी उसकी समझदारी की तारीफ कर रहे थे। लड़की वालों को इस भूल का उसने पता तक नहीं चलने दिया। निखिल दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था और गर्व से सीना उसका चौड़ा हो रहा था। थोड़ी ही देर बाद घर से वैशाली का बेटा एक बैग लेकर आया और बोला, मम्मी, आपने अपना पर्स घर पर ही छोड़ दिया था। इसमें सगाई की अंगूठी भी है जो नानी ने आपको दी थी। ये बात सुनते ही सारे लोग हैरान हो गए और वैशाली सर झुकाए खड़ी थी। सरला जी बोली, एक छोटी सी जिम्मेदारी तुमसे संभाली नहीं गई। आज अगर बहू नहीं होती तो हमारी क्या इज्जत रह जाती। मैंने भी बिना सोचे समझे बहू से कह दिया कि वो अंगूठी मैंने उसे रखने के लिए दी थी। सबके जाने के बाद सरला जी बोली, बहू, अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। शादी ब्याह में तो छोटी मोटी घटनाएं होती ही रहती हैं। तृप्ति बोली, इन्हीं छोटी मोटी घटनाओं से घर में वाद विवाद बढ़ता है। हर बार घर की शांति के लिए आखिर बहुओं को ही क्यों झुकना पड़ता है। ससुराल पक्ष के लोग क्या कभी गलत नहीं हो सकते हैं। इन बातों पर विचार करना भी तो बहुत ज़रूरी है। निखिल आगे बढ़कर बोला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दोषी हूँ, जो हर बार तुम्हारे गलत ना होते हुए भी तुम्हें गलती मानने के लिए कहता था। सबसे पहले तो मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं सदा ध्यान रखूंगा, दोनों पक्षों को सुनूंगा, तभी कोई निर्णय लूंगा। अगले दिन सुबह लड़की विदा होकर घर आई। घर आते ही वैशाली अपने माँ को बोली, माँ, जिसने भी नई बहू के जेवर हैं, लाओ, मैं संभाल कर रख देती हूँ। सरला जी बोली, तुम तो रहने ही दो। तुमने जो वहाँ किया वो कम था। अब जो भी जिम्मेदारी है तृप्ति बहू संभाल लेगी। तुम अपने घर की जिम्मेदारी संभालो। हमारे घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए दो दो बहुएं हैं। वैशाली को भी पछतावा हो रहा था। वैशाली तृप्ति से बोली, मुझे अपनी भूल का एहसास है भाभी, क्या मुझे माफ़ कर पाओगी? मैंने बहुत सी गलती की हैं। इतने सालों तक मैं माँ का नाम लेकर तुम्हें डराती रही और अपना काम करवाती रही, यहाँ तक कि अपनी भूल भी तुम पर डाल देती थी। हो सके तो बड़ी बहन समझकर माफ़ कर देना। तृप्ति बोली, दीदी, आपने ही तो मुझे साहसी बनाया है। वैशाली हैरानी से उसे देखने लगी। तृप्ति बोली, आपकी बात बात पर टोकने और डराने की वजह से अब मैं कोई गलतियां करती ही नहीं, और जब गलती नहीं तो सास हो या ननद, डर किस बात का। तृप्ति के इतना कहते ही दोनों हंसने लगी। वैशाली ने आगे बढ़कर तृप्ति को गले से लगा लिया और पुरानी बातों को दोनों भूल गई, क्योंकि घर में नई बहू आई थी तो नए रिश्ते की शुरुआत जो करनी थी। अंत भला तो सब भला। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।